बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैंने हमजाद पर सवालों की बौछार कर दी, ये जाने बगैर कि इसके पास क्या पुरसरार कूते हैं, इस पर हाथ डालना कतई गलत है। मैं सिर्फ इतना जान सका हूँ कि इसके पास यकीनन कुछ ऐसी नाकाबिले फ़हम कुव्वतें हैं जिसके बलबूते पर इसने कुछ देर के लिए मुझे भी मुअत्तल कर दिया। आपने इसकी आंखों में वो तेज़ पुरसरार रोशनी देखी थी? हमजाद ने सवाल किया। हाँ, वो अजीब रोशनी देख कर ही तो मैं चंद लम्हों के लिए अपनी बेनाई से महरूम हो गया था। और मैंने तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि मैंने जैसे ही इसका हाथ पकड़ना चाहा, मुझे शदीद झटका लगा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा था। मैंने हमजाद को बताया और फिर जज्बाती लहजे में बोला, इसने मेरी सख्त तौहीन की है, मैं हर कीमत पर इससे बदला लूँगा। ज़रूर, हमजाद बोला, मगर इसके लिए आपको कम अज़ कम 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? आखिर क्यों? मैंने बेताबी से पूछा। इसलिए कि इसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करने के लिए मुझे मुकम्मल 3 दिन चाहिए। ये मेरे और आपके लिए बेहतर ही होगा। तुम अपनी गुफ्तगू से मुझे सख्त मायूस मालूम होते हो। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने कहा। तमाम बातें हालात की हैं, इससे पहले कभी ऐसे हालात भी पेश नहीं आए। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसलिए आपको साफ साफ बता दूं कि माँ पारा के पास मुझे कुछ ऐसी पुरसरार कुव्वतें भी मालूम होती हैं जो मेरे या आपके पास नहीं। इसलिए अब हमारा हर कदम बहुत मोहतात उठना चाहिए। मैं आपको मशवरा दूंगा कि इन 3 दिनों के लिए आप इसका ख्याल अपने दिल से कतई निकाल दें। हमजाद की बात सुनकर मुझे सख्त मायूसी हुई। मेरी इज़्ज़त नफ्स को मापारा ने जो ठेस पहुंचाई थी, इसने मुझे अंदर से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। मेरा खून खौल रहा था। आज तक मुझे जितनी लड़कियां मिली थी, किसी ने भी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया था। अब तक किस्मत ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया था। ये पहला मौका था कि हमजाद की मौजूदगी के बावजूद मैं बेबस था, और इस पर सितम ये कि अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना भी मेरी दस्तरस से बाहर था। मेरा ज़हन इस वक्त सिर्फ एक गर्दान कर रहा था, इंतकाम, इंतकाम। चंद लम्हों ही में इस लफ्ज़ के साथ साथ मेरे ख्यालात की रूह बहक कर नवाब साहब और इनके गुंडों तक पहुंच गई। मैं अपने पुराने दुश्मनों को भूल ही गया था। मैंने सोचा मेरे जहन ने एक राह फरार ढूंढ ली थी। हमजाद अब तक नज़रें झुकाए गुमसुम मेरे सामने खड़ा था। इससे पहले कभी मैंने इसे इतना उदास और परेशान नहीं देखा था, और हालात के पेश नज़र वो मशगला सिर्फ इंतकाम हो सकता था, इंतकाम। अपने कातलों से मापारा से बाद में निपट लिया जाएगा। आज की रात एक दुश्मन और कम हो जाए तो क्या मज़ायका है, मैंने खुद से सवाल किया। फिर हमजाद से बोला, क्या ये मुमकिन है कि रात रायगान आ जाए? जी हाँ, आपने जो कुछ सोचा है वो दुरुस्त है, मगर मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद ये काम निपटा लूँगा। हमजाद ने जवाब दिया। नहीं, तुम शायद मेरी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए। मैं खुद इस खेल में शामिल होना चाहता हूँ। मैं इसे अपनी आँखों के सामने तड़प तड़प कर मरना देखना चाहता हूँ, जिसकी शायद मैंने एक झलक देखी हो। तो फिर चले, मगर कहाँ? नवाब के गुंडों में से एक लाल कुर्ती में रहता है। आज वही सही, हमजाद ने कहा। वो कौन है? मैंने पूछा। वो मेरठ के बड़े बदमाशों में से एक है। लाल कुर्ती ही में इसकी कच्ची शराब की एक भट्टी है, और इतना अयार और होशियार है कि तन्हा रहता है और अपने साए पर भी भरोसा नहीं करता। इसे नवाब साहब की पुश्तपनाही हासिल है, इसलिए आज तक कानून के हाथ भी इस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए।
चलो चल कर देख ही लेते हैं, मैंने कहा। फिर चंद लम्हों बाद मैं हमजाद के हमरा एक छोटे से मकान की छत पर उतर गया। यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से हमें 2-3 सेकंड लगे होंगे। हमजाद ने मेरा हाथ थाम लिया था और फिज़ा में तैर गया था। छत से एक जीना नीचे की तरफ जाता था जो घर के आंगन में जाकर ख़त्म हो गया था। मैं इसी जीने से नीचे उतरकर घर के आंगन में आ गया। हमजाद मेरे साथ था। मैं अब आंगन में खड़ा था। मैंने देखा कि सामने की तरफ एक कमरा बना हुआ था जिसके दरवाज़ों की झुर्रियों से रोशनी बाहर बरामदे में भी आड़ी तिरछी लकीरें बना रही थी। क्या वो जाग रहा है, मैंने सोचा। नहीं, हमजाद ने सरगोशी की और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। दरवाज़ा अंदर से बंद मालूम होता है, मैंने हमजाद से कहा। जी हाँ, मगर अभी खुल जाएगा, हमजाद ये कहकर मेरे देखते ही देखते इस दरवाज़े से गुज़र कर गायब हो गया। मैं हैरान सा ये सब कुछ देख रहा था। मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंज़र देखा था। इस वक्त मेरे जहन में वो तमाम बातें ताज़ा हो गईं जो मैंने हमजाद के बारे में कदीम कलमी नुस्खे में पढ़ी थी। ख़ास तौर पर यह कि हमजाद ठोस अशिया के दरमियान से गुज़र सकता है। इसका अमली तजर्बा आज मुझे पहली मर्तबा हुआ जब मैंने इसे बंद दरवाज़े में तहलील होते हुए और आँखों से देखा तहलील होते हुए अपनी आँखों से देखा। मेरे हालात का सिलसिला अचानक मुनक़ता हो गया। सामने वाला दरवाज़ा खुल चुका था और हमजाद मुझे अंदर आने का इशारा कर रहा था। कमरे के अंदर एक लालटेन रोशन थी जो सामने ही एक ताक में रखी थी। मैं कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में घुसकर जैसे ही बाएं तरफ नज़र पड़ी, मेरे खून की गर्दश तेज़ हो गई। मेरे लिए वो मंज़र ऐसा था, एक बड़ी मसहरी पर एक सेहतमंद तवाना शख्स महव ख्वाब था जिसके पहलू में एक बराना लड़की थी। दोनों शराब पीकर बदमस्त पड़े हैं। हमजाद ने मेरे ख्यालात पढ़कर जवाब दिया, फिर बोला, शुरू हो जाओ। नहीं, पहले इसे जगाओ। मैं चाहता हूँ कि ये मरने से पहले जान ले कि इसे क्यों मारा गया। मैंने हमजाद से कहा, लेकिन ऐसा करने में ख़तरा भी है। अगर मैं अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, मगर इस वक्त आप मेरे साथ हैं। अगर आसपास के लोग हंगामा सुनकर जाग गए तो ख्वाम मसला हो जाएगा। हमजाद ने कहा, लेकिन ना मालूम क्यों मेरी यही ख्वाहिश थी कि वो गफलत में ना मारा जाए, या शायद लाशऊरी तौर पर मैं इस वक्त इस फ़ेल को बुज़दिली समझ रहा था कि किसी को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया जाए। इसलिए मैंने हमजाद की बात से इख्तलाफ किया और ख़ुद आगे बढ़कर इस शख्स की बड़ी बड़ी मूँछों को खींच लिया। वो एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठा। जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, इसकी गगी बंद गई। भूत भूत, मैं समझ गया कि इसने मुझे पहचान लिया है। इस शख्स के चौंक कर उठने से लड़की ने भी एक मर्तबा कसमसा कर करवट बदली। इस लम्हे हमजाद ने शायद मेरी बेखुदी को महसूस कर लिया। हमजाद ने वक्त ज़ाया किए बगैर इस शख्स को मुखातब किया, मेरे आका का हुक्म है कि तुम्हें मौत के घाट उतारने से पहले तुम्हारा जुर्म बता दिया जाए। तो सुनो कि तुम्हें शेख करामत के कत्ल के जुर्म में मौत दी जा रही है। अब ये फ़ैसला तुम खुद करो कि तुम किस तरह मरना पसंद करोगे। हमजाद को सिर्फ मैं ही देखने का अहल था, इसलिए वो शख्स घबरा कर फटी फटी आँखों से चारों तरफ देख रहा था कि इसे तो सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि मेरे होंठ साकत हैं। मैंने महसूस किया कि जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर खौफ के सबब ना कह पा रहा हो। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हमजाद ने इसे फिर मुखातब किया। इस मर्तबा वो हिम्मत करके गिगयाया, या पीर मुझको माफ़ कर दो, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। हाँ, और ये शांति, ये इसने मुझे खुद बहकाया। मैं ऐसा ख़राब नहीं। मैं सवेरे ही तुम्हारे मजार पर चढ़ावा चढ़ा दूँगा। वो खौफ और नशे में पता नहीं क्या क्या बक रहा था, लेकिन अब इस कमरे में एक हसीन गुदास जिस्म की मौजूदगी के सबब
मैं तमाम किस्से को जल्द से जल्द ख़त्म करने के चक्कर में था। हमजाद ने मेरे जहन को पढ़ लिया। फिर दूसरे ही लम्हे इसकी नादीदा हाथ इसकी गर्दन तक पहुंच गए। इससे पहले कि वो चीखता या कोई और हरकत करता, इसकी आंखें उबल पड़ी। इसका जिस्म मसहरी पर बुरी तरह तड़प रहा था। हमजाद के हाथों की गिरफ्त इसकी गर्दन पर मजबूत से मजबूत होती जा रही थी। वो शख्स मौत के नादीदा हाथों से बचने के लिए अपनी गर्दन से उलझ रहा था। बार बार वो कोशिश करता कि हमजाद के हाथों को अपनी गर्दन से अलग कर दे, मगर नाकाम रहता। इसके तड़पने से लड़की जाग गई। इसने जागकर जैसे ही अपने बराबर उस शख्स को तड़पते हुए देखा और फिर इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो इसके मुंह से चीख निकल गई। वो इस वक्त किसी खौफ ज़दा हिरनी की तरह दिखाई दे रही थी। चंद ही लम्हों में इस शख्स का जिस्म तड़प तड़प कर हमेशा के लिए साख्त हो गया। इसका जिस्म ढीला पड़ते ही हमजाद ने कहा, जल्दी कीजिए, मुमकिन है इस लड़की की चीख से आसपास के लोग जाग गए हों। ये भी हमारे साथ जाएगी, मैं बोला। फिर ना जाने हमजाद ने इसको कैसे बेहोश किया। इसका बेहोश जिस्म मैंने अपने हाथों पर उठाया और मुझे बाहर चलने का मशवरा दिया। हम छत पर आ गए। हमजाद ने लड़की के बराना जिस्म को अपने कंधे पर डालकर मेरा हाथ पकड़ा और फिज़ा में तैर गया। मुझे नहीं मालूम कि आसपास कोई उठा या नहीं, लेकिन हमें वहाँ से जाते हुए शायद किसी ने नहीं देखा। जब हम वहाँ से चले थे तो आसपास बिल्कुल खामोशी तारी थी। मुमकिन है इसका सबब ये रहा हो कि जागने के बावजूद कोई अपनी जान खतरे में न डालना चाहता हो। हमजाद ने मुझे बताया था कि मरने वाला मेरठ का मशहूर बदमाश है। हवेली पहुंचकर मेरी शावनी ख्वाहिश कुछ और तेज़ हो गई। इसका बड़ा सबब और नरम गुदार जिस्म था जो सामने मेरी मसहरी पर बिखरा पड़ा था और जिसे अपनी आगोश में समेटने की ख्वाहिश मुझ में तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। इसे होश में लाओ, मैंने हमजाद को हुक्म दिया। हमजाद लड़की पर झुक गया। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं नहीं देख सका कि इसने क्या किया, मगर जब वो हटकर एक तरफ खड़ा हो गया तो मैंने देखा कि लड़की जो अब तक बेसुध पड़ी थी एकदम होश में आकर उठ बैठी। मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। मुझे याद आया कि मरने वाले ने लड़की को शांति के नाम से याद किया था। ये इतनी बेबाक और बेहया क्यों है? खौफ और हैरत ने इसके एहसास पर बरानगी को ख़त्म कर दिया। इससे आगे मैं न सोच सका, इसलिए कि लड़की ने मुझे मुखातब किया था। तू कौन है बाबू? मैं कहाँ हूँ? क्या तूने दिलावर को मार दिया? वो कैसे मर गया? मगर वो हकलाने लगी। मैंने इसकी बात का जवाब देने से पहले हमजाद को इशारे से रुखसत कर दिया और कमरा अंदर से बंद करके इसके पास मसहरी पर बैठ गया और बोला, शांति, मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और तुम कहाँ हो ये जानकर भी तुम्हें कोई फ़ायदा ना होगा। देखो कितनी हसीन रात है, इस रात को बेकार मत गंवाओ। हाँ, मैं तुम्हें इतना यकीन ज़रूर दिला सकता हूँ कि सुबह होने से पहले तुम जहाँ कहोगी तुम्हें पहुँचा दिया जाएगा। इस रात के बाद तुम वो सब कुछ भूल जाओगी जो तुमने देखा है। मरने वाला जिसका नाम तुमने दिलावर बताया है अपने गुनाहों की सज़ा पा चुका है। इसे मैंने नहीं, इसके गुनाहों ने कत्ल किया है। तुमने देखा ही होगा कि मैं इससे कितनी दूर खड़ा था। अगर तुमने किसी को आज रात के वाक़े के बारे में कुछ बताया तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तुम सुबह से पहले अपने घर पहुंचा दी जाओगी। फिर अगर पुलिस या कोई और तुम में से कुछ पूछे तो तुम यही कहोगी कि तुम अपने घर पर ही थी और ये कि मगर बाबू। शांति कुछ कहते कहते रुक गई। हाँ हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैंने इसकी हिम्मत अफजाई की। तुमने कहा बाबू कि मैं पुलिस को बोलूं कि मैं घर पर थी, पर बाबू माँ जी को पता है कि मैं दिलावर के ठिकाने गई थी और भी लोग जानते हैं। इसके बोलते ही एक बदबू का बबका मुझे महसूस हुआ। मैंने कराहत से कहा, ये तुम्हारे मुंह से बदबू कैसी आ रही है?
ہم نے شام دارو پیا تھا۔ وہ عجیب بولپن سے بولی، جیسے شراب پینا کوئی بات ہی نہ ہو۔ تم تو شراب پیتی ہو؟ ہاں بابو، اماں جی بھی پیتی ہیں، اب تو بوڑھی ہو گئی ہیں، پر لت نہیں گئی، شانتی نے کہا۔ مجھے اس کی باتوں اور حرکت و سکنات سے اندازہ تو ہو گیا کہ اس کا تعلق کسی طبقے سے ہے۔ پھر بھی اپنے خیالات کو یقین میں بدلنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا، کیا تم دلی بازار میں رہتی ہو؟ ہاں بابو، ہم ادھر ہی پیدا ہوا اور ادھر ہی ہوش سنبھالا، اب ادھر ہی کاروبار کرتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک بات بولوں کہ یہ سالہ دلاور ہم کو ایک رات کا پورا گسیٹ 2 روپیہ دیتا تھا، ابھی ایسا گاہک کہاں ملتا ہے۔ خیر اب تم اسے بھول جاؤ، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، تم ہمیں پسند آئی ہو، مگر یہ شراب دارو اب نہیں چلے گی۔ میں نے اس کی نرم اور چکنی جلد پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور یہ کتنی عجیب بات تھی کہ میں جو اسے شراب نہ پینے کی تقلید کر رہا تھا، وہ خود اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی میں نے بھی شراب کا مزہ ضرور چکھوں گا۔ آخر یہ ظالم ہے کیا بلا؟ میری بات سن کر شانتی نے جواب نہ دیا۔ میں نے اسے خاموش دیکھ کر پھر کہا، خیر یہ تمہارا فعل ہے، اسے تم جانو، نہ پیو تو بہتر ہے۔ میں تو تمہیں دراصل یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری ماں جی کو یا کوئی اور اس بات سے واقف ہے کہ تم دلاور کے پاس تھیں تو تم اسے منع کر دینا کہ وہ یہ بات کسی کو نہ کہے، تاکہ کل جب پولیس کو دلاور کی لاش ملے تو وہ تمہیں اس سلسلے میں نہ گھسیٹے، سمجھ گئی؟ میں نے اس کی ٹھوڈی پکڑ کر آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شانتی نے فوراً اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ طوائف زادی اتنی بدھو ہرگز نہیں جتنی صورت سے نظر آتی ہے۔ وہ تمام رات اب تک بسر کی ہوئی ان سب راتوں سے زیادہ حسین گزری جو میں نے مختلف خوبصورت جسموں کی پناہ میں گزاری تھی۔ صبح جب میں نے غسل کرنے کے بعد اسے رخصت کیا تو ساتھ ساتھ آئندہ رات ملنے کا وعدہ بھی اس سے لے لیا۔ میرا جی اس سے ابھی تک نہیں بھرا تھا۔ میں نے اس سے کہا، شانتی کل رات تمہیں پھر لایا جائے گا، میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے اس کا خیال رکھنا، اور یہ لو۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنے روپے بھی مٹھی میں آ گئے اس کی طرف بڑھا دیے۔ ابھی کچھ اندھیرا ہے، تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ جب تمہاری دوبارہ آنکھ کھلے گی تو تم خود کو اپنے بستر پر پاؤ گی۔ اسے میری بات سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے حمزاد کو اشارہ کیا اور شانتی کی کن پٹیوں کو اس نے ایک ہاتھ سے دبایا۔ شانتی کا جسم لہرا کر گرنے ہی والا تھا کہ حمزاد نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں جانتا تھا کہ حمزاد کے لیے یہ معلوم کرنا کوئی بڑی بات نہیں کہ دلی بازار میں شانتی کا کوٹھا کون سا ہے۔ حمزاد چند لمحوں ہی میں واپس آ گیا۔ اس کے علم میں تھا کہ میں اس کا منتظر ہوں۔ میں سونے سے پہلے اس سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ بات ماپارا سے متعلق تھی۔ حمزاد میں ایک صلاحیت اور تھی کہ وہ میرے جذبات پڑھ سکتا تھا۔ میں جس الجھن میں ہوتا، جو کچھ سوچتا اور اس سے باخبر ہوتا، اس لیے اگر کبھی میں اسے طلب بھی نہ کرتا تو وہ میری اجازت لے کر حاضر ہوتا اور مجھے مشورہ دیتا۔ اس بات کا تجربہ مجھے کئی مرتبہ ہو چکا تھا، اس لیے جب وہ شانتی کو لے کر جا رہا تھا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ باخبر ہے کہ مجھے اس سے کچھ اہم گفتگو کرنا ہے۔ وہ آتے ہی بولا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماپارا کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے مکمل 3 دن کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے مجھے اس سلسلے میں اس شہر سے باہر بھی جانا پڑے، یا جو بھی صورت ہو ان 3 دنوں میں آپ مجھے طلب کریں گے تو کام بگڑنے یا ادھورا رہنے کا خطرہ بھی ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ مجھے طلب نہ کریں اور کسی طرح بغیر میرے گزارا کر لیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے۔ اس لڑکی نے میری انا کو مجروح کیا ہے،
میں ہر قیمت پر اس سے بدلہ لینے کا متمنی ہوں، چاہیے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں یہ 3 دن گزار لوں گا۔ میں نے امزاد کو جواب دیا اور اسے رخصت کرنے سے پہلے ایک بڑی رقم اس سے طلب کی، جو اس نے چند لمحوں میں ہی مجھے لا کر دے دی۔ یہ تقریباً 25-30 ہزار روپے تھے۔ روپے حفاظت سے رکھنے کے بعد میں نے امزاد کو 3 دن کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور رات بھر کی تھکن اتارنے کے لیے سو گیا۔ لیکن جب شام کو میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے جس مقصد کے تحت روپے حاصل کیے تھے وہ تو اب لا حاصل تھا، کیونکہ امزاد سے میں نے شانتی کے گھر کا پتہ تو پوچھا ہی نہیں تھا۔ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ اب میں بحیثیت رشید